नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 18वें पार्ट को शुरू करते हैं। आपकी शादी और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है भला? सीमा ने गर्दन नीचे झुका ली। क्या हुआ? आप खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ बाप का घर छोड़ने का दुख सभी को होता है, मुझे भी है। सीमा की आंखें पनीली हो उठी। इन आंखों की नमी का रीजन चाहे जो भी हो, सीमा जी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बस इतना कहूँगा, लाइफ में जब भी आपको कोई परेशानी आए या मेरी ज़रूरत पड़े, आप एक दोस्त के तौर पर मुझे याद कर लीजिएगा। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। और आपने जो अपनी भाभीियों के लिए किया, उसके लिए सरकार ने तो नहीं, पर मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। उसने बॉक्स आगे बढ़ा दिया। इसमें क्या है? सीमा ने गिफ्ट बॉक्स को लेते हुए सवालिया नज़रों से विनय की ओर देखा। आप खुद ही देख लो। सीमा बॉक्स खोलते ही उछल पड़ी। वाओ, कितने सुंदर हैं ये इयररिंग्स। मुझे यह डिज़ाइन बहुत पसंद है। थैंक यू विनय जी। बदले में विनय सिर्फ मुस्कुरा दिया। आपसे एक बात पूछूं विनय जी? हाँ बोलो। आप वीर जी को जानते हो? कैसे हैं वह? विनय के चेहरे पर छाई मुस्कान एकदम से गायब हो गई। सीमा जी, मैं उसे तो नहीं जानता, पर आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप इतनी भोली और मासूम हो कि पत्थर को भी मोम बना दो। वह तो फिर भी इंसान है। मुझे उस पर नहीं, पर आपकी मासूमियत पर पूरा भरोसा है। एक काश सीमा के होठों पर आकर रह गया। उसकी आंखें सजल हो उठी। विनय उठता हुआ बोला, मैं बाहर देखता हूँ, और जल्दी से बाहर निकल गया। सीमा ने विनय के दिए बूंदों को कस के मुट्ठी में दबा लिया और रो पड़ी। विनय सीमा के पास से उठकर सीधा रसोई की तरफ आ गया। कंचन अभी भी काम करने में व्यस्त थी। क्यों देवी जी, आज चाय भी नहीं मिलेगी क्या? कंचन ने पलटकर देखा। विनय दोनों हाथ बांधे रसोई के गेट में पीठ लगाकर खड़ा था। आप साहब? कंचन खुश हो गई। मैं तो कब से आपको देख रही हूँ, आप दिखे ही नहीं। और बाहर मैं आ नहीं सकती। कंचन ने चाय का प्याला विनय की तरफ बढ़ा दिया। क्यों? विनय ने चाय की घूंट भरते हुए पूछा। क्योंकि मैं विधवा हूँ, और इस शादी के घर में दूसरों पर मेरी छाया पड़ना भी अशुभ है। इन लोगों का मैं क्या करूं? विनय ने दांत पीसे। वह सब छोड़िए, आप वहीं जाकर बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। यहाँ ज़्यादा खड़े रहोगे तो लोग गलत सोचेंगे। ठीक है देवी जी, जो आपकी इच्छा। और विनय वहाँ से चल दिया। साहब, कंचन ने आवाज़ दी तो विनय ने मुड़कर देखा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। कंचन की आंखों में पास होकर भी दूर होने की तड़प साफ दिख रही थी। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा न्यू फोन रखा है, उठाकर रख देना, विनय बोला और बाहर निकल गया। शाम होने को आ गई थी। सभी अपने अपने बैग्स के साथ मैरिज होम की तरफ निकल रहे थे। जिनके पास बाइक थी वह बाइक्स से निकल रहे थे। बाकी के लिए गाड़ी की व्यवस्था थी, इसलिए वह गाड़ी के इंतजार में खड़े थे। सभी को जल्दी थी, सिवाय कंचन के। वह अब भी घर के झाड़ू बर्तनों में लगी हुई थी। सभी के बाहर आने के बाद भी जब कंचन बाहर नहीं निकली, तो विनय ने सुधा को बुलाकर थोड़ा साइड में ले जाकर पूछा, दीदी, कंचन अभी तक बाहर नहीं आई, वह नहीं जा रही है क्या? नहीं, सुधा ने धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन क्यों? वह अकेली कैसे रहेगी यहाँ? वह विधवा है विनय, और हमारे समाज में विधवाओं को शुभ कामों में नहीं ले जाते। दीदी आप भी। विनय की आवाज में रोष छलक रहा था। तुझे क्या लगता है, अगर 1% भी मेरी बात चलती तो मैं उसे यहाँ अकेला छोड़ती? मैं तो चाहकर भी उसके लिए यहाँ रुक भी नहीं सकती। तुझे क्या लगता है, मेरी और उसकी स्थिति में ज़्यादा फर्क है? सुधा ने लाचारी से कहा।
तो मैं रुक जाता हूँ, पर मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। पागल मत बन, शादी में आया है तो चुपचाप चल। खाना खाने के बाद बाबूजी से कोई भी बहाना बनाकर निकल आना। ना किसी को शक होगा और ना ही किसी को बुरा लगेगा। सुधा विनय को समझाते हुए बोली। विनय को भी उसका आइडिया सही लगा। ठीक है, तुम लोग चलो, मुझे कंचन से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं उसके बाद आ जाऊंगा शाम को। इतना बोलकर विनय चौकी की तरफ चला गया। सूर्यास्त होने तक सब मैरिज होम के लिए जा चुके थे। सभी के जाने के बाद वह चौकी से बाहर आया। उसने इधर उधर देखा। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि कोई नहीं है, तो वह कंचन से मिलने घर के अंदर चला गया। कंचन अभी भी मेहमानों के जाने के बाद घर में फैले पड़े कामों को समेट रही थी। कंचन, विनय ने दरवाजे की तरफ पीठ किए बैठी कंचन के पीछे खड़े होकर आवाज दी। साहब आप। उसने पीछे मुड़कर देखा। आप अभी गए नहीं? नहीं, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तुमने बोला था ना कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, कंचन खड़ी होते हुए बोली। उसने कुर्सी निकालकर आंगन में डाल दी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, मुझे भी थोड़ी देर में निकलना है। तुम्हें क्या बात करनी थी, बोलो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बाबूजी से बात करने वाले थे ना? हम्म। तो अब मत कीजिए। क्यों? विनय ने भौहें उचकाकर पूछा। अगर बाबूजी ने मना कर दिया तो मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? अभी एक उम्मीद है आपके आने की, आपसे बात करने की, और मैं उस उम्मीद के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। अगर आपने बात की और बाबूजी ने मना कर दिया तो वह उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। फिर मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? पहले मैं प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी, इसलिए मैंने खुद की आत्मा को और इच्छाओं को मारने में तकलीफ नहीं हुई थी। पर अब आपके प्यार से उन मरी हुई कामनाओं में फिर से जो चाहतों के अंकुर फूटे हैं, उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। कंचन की आंखें छलकने लगी। एक बार मैं मर चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं मरना चाहती साहब। इसलिए आप बाबूजी से बात मत कीजिए। झूठी ही सही, उम्मीद तो रहेगी आपको पाने की, आपके साथ जीने की। कंचन की आंखों में छलकते आंसू अब बरसात का रूप ले चुके थे। विनय ने कंचन को थाम लिया और उसे लेकर उसके कमरे में आ गया। पहले तुम यहाँ बैठो। उसने पास पड़ी चारपाई आगे की तरफ खिसका दी। पहले खुद को शांत करो, उसने कंचन को बिठाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब आसान होगा? अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर तुम्हारे चेहरे से ये मुस्कान गायब हो गई तो मेरी हिम्मत भी टूट जाएगी। और किसने कहा कि बाबूजी के मना करने पर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा? और देखो, इन आंखों में तुम्हारे सिवाय किसी और का अक्स भी नजर नहीं आता है। विनय ने कंचन की ठुड्डी पकड़कर ऊपर कर दी। कंचन की बड़ी और गहरी पलकों में आंसुओं की बूंदें मोती की तरह उलझी हुई थी। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता कंचन। महबूब के एहसास संग ही जिंदगी काट देना प्यार होता है। मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। भले ही हम हाथों में हाथ थाम कर एक दूसरे की आंखों में आंखें न डाल पाएं, पर यह सुनहरे पल हमेशा हमारी आंखों में बसे रहेंगे, और इनकी याद ही काफ़ी होगी हमें मुस्कुराने की वजह देने के लिए। कंचन बिना कुछ बोले विनय के सीने से लगकर सिसकने लगी। हमको सता के वह भी मुस्कुरा के रोए, वो सिर्फ हमारे हैं। वह यह भी जता के रोए, उन्हें बेवफा कहें भी तो कैसे यारो। भरी महफिल में हमें वो गले लगा के रोए। विनय के मुंह से बरबस ही ये लाइनें निकल गई। इन लाइनों के साथ ही विनय की बाजुओं की पकड़ कंचन पर कसती चली गई। कंचन की मजबूरी और तड़प विनय से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद विनय ने बाबूजी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई। थोड़े से ही प्रयास में उसे बाबूजी स्टेज के पास ही पड़ी कुर्सियों पर बैठे दिख गए। शायद किसी से बात कर रहे थे। विनय बिना समय बर्बाद किए उनकी बगल में आकर खड़ा हो गया। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ।
उसने हाथ जोड़कर कहा। अभी कहाँ जा रहे हो बेटा? बाबूजी ने मुड़कर विनय की तरफ देखा। वो मैं चौकी जा रहा हूँ, कल सुबह निकलना भी है, तो कुछ देर आराम कर लूँगा। ऐसे कैसे बेटा? कल कहीं नहीं जा रहे हो तुम? वैसे भी लेट आए हो, तो एक दो दिन रुक कर जाना। नहीं बाबूजी, अगली बार आऊँगा तो 8 दिन रुक कर जाऊँगा, पर इस बार नहीं। परेशानी है, समझो आप। ठीक है, फिर जयमाला देख कर चले जाना, और सुबह जब तक हम न आए निकल मत जाना। नहीं बाबूजी, आपसे मिले बिना ऐसे कैसे चला जाऊँगा? बाय द वे, कितने टाइम तक आ जाओगे आप? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। 8 बजे तक पहुँच जाएंगे हम लोग। वैसे बेटा, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है? तुम चाहो तो अभी भी बता सकते हो। अभी नहीं बाबूजी, घर पर ही शांति से बात करेंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अभी बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, पर जाना जयमाला देखकर ही। जी बाबूजी। विनय पलट कर चल दिया। बहुत देर से शांत बैठे उन दोनों की बात सुन रहे सज्जन ने बाबूजी से सवाल किया, कौन है यह समधी जी? बाबूजी को जैसे कुछ याद आया। अरे, आपसे तो मिलाना ही भूल गए। उन्होंने विनय को आवाज़ दी, विनय बेटा, जरा यहाँ आना। कुछ कदम निकल गया विनय, बाबूजी की आवाज़ सुनकर वापस आ गया। हाँ बाबूजी। यह विनय है, अपनी बड़ी बहू का मुंह बोला भाई। बड़ा अच्छा लड़का है। वीर सिंह से पहले यही हमारे यहाँ का चौकी इंचार्ज था। इसकी बहादुरी और साहस को देखकर सरकार ने इसका प्रमोशन कर दिया। बाबूजी ने गर्व के साथ विनय का पूरा परिचय उनको दिया। और विनय बेटा, यह हैं हमारे नए समधी जी, वीर सिंह के पिताजी और अपनी सीमा के ससुर। ओह, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप कहाँ ड्यूटी है तुम्हारी? फिलहाल तो छुट्टी पर हूँ। विनय ने मुस्कुराकर बात घुमा दी। वह भी हंस पड़े। अच्छा बाबूजी, मैं अभी आता हूँ, विनय उठते हुए बोला। वह काफ़ी देर तक सुधा को तलाशता रहा, मगर जब सुधा कहीं दिखी नहीं तो थक कर वहीं कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसको अकेले बैठा देखकर आरती भी उसके पास आकर बैठ गई। उसने औपचारिकता दिखाते हुए हाथ में पकड़ा आइसक्रीम का कप विनय की तरफ बढ़ा दिया। नो थैंक्स। विनय को उसका यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आरती ने विनय से पूछा। बस ऐसे ही। मैं किसी को जानता नहीं। जिन्हें जानता हूँ वो कहीं दिख नहीं रहे। उसने एक बार फिर से निगाहें घुमाकर पूरे ग्राउंड का मुआयना किया। किसे ढूंढ रहे हो आप? आरती ने विनय की निगाहों का पीछा करते हुए उसके चेहरे पर निगाहों को टिका दिया। सुधा दी को ढूंढ रहा हूँ, पर वह कहीं दिख ही नहीं रही यार। विनय परेशान सी आवाज में बोला। वो तो अंदर है, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। आरती हाथ में पकड़े आइसक्रीम के खाली कप को हाथ में लिए उठते हुए बोली, थैंक्स मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थोड़ी देर बाद सुधा आरती के पीछे आती हुई दिखाई दी। दीदी, कहाँ हो आप यार? कब से ढूंढ रहा हूँ। विनय सुधा की तरफ बढ़ता हुआ बोला। क्या हुआ? क्यों बुला रहा था? सुधा ने उसके करीब आते हुए पूछा। सुधा के साथ खड़ी आरती के सामने विनय कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने बहाना बना दिया। मैं घर जा रहा हूँ। आपने बोला था ना, घर जाओ तो बताकर आना, इसलिए ढूंढ रहा था। उसने आंखें घुमाकर बगल में खड़ी आरती की तरफ इशारा किया। अरे हाँ, सुधा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो छोटी के लिए खाना भेजना था, इसलिए बोला था बताकर जाने को। अच्छा आरती जी, आप खाना पैक करवा दोगी? विनय ने आरती की तरफ देखकर पूछा। अभी करवा कर लाती हूँ। आरती खुशी खुशी खाने के स्टॉल की तरफ चली गई। तब जाकर विनय ने सुकून की सांस ली। अच्छा यह बताओ, कंचन के यहाँ से कौन कौन आया है? वह सुधा की तरफ मुखातिब होते हुए बोला। उसके बाबूजी और भाई, पर शायद वह यहीं से वापस चले जाएंगे। सुधा ने मायूसी से कहा। नहीं दीदी, कैसे भी करके उन्हें घर तक लेकर चलना है।
वरना ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं यार, उन्हें किसी भी तरह घर लेकर आना है। वैसे हैं कहाँ वे लोग? देखे तो सही। सुधा ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। जल्द ही उसे वो लोग दिख गए। सुधा ने विनय को उंगली के इशारे से बता दिया और अंदर चली गई। विनय उनके थोड़ा करीब जाकर देखने लगा। रोबीला चेहरा, ताव दी हुई बड़ी बड़ी मूछें, एक कंधे पर टंगी लाइसेंसी बंदूक और दूसरे पर लटकी कारतूस की बेल्ट उनके व्यक्तित्व को और भी ज्यादा रोबीला बना रही थी। वह वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गया। तब तक आरती हाथ में जूट का बैग और उसमें खाना पैक करवा कर ले आई। लीजिए, यह खाना ले आई मैं। उसने बैग विनय की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स आरती जी। विनय ने उसे कुर्सी पर रख दिया और वहीं पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर उसने आरती को बैठने का इशारा किया। काफी देर तक आरती विनय से उसके बारे में पूछती रही। जब विनय उनकी बातों से परेशान होने लगा तो खाने के बैग की जिम्मेदारी आरती को देकर इधर उधर टहलकर टाइम पास करने लगा। मौका देखकर सुधा बाहर आई और उसने विनय को अपने पीछे आने का इशारा किया और कंचन के बाबूजी के पास पहुंच गई। विनय उन लोगों की तरफ से पीठ करके खड़ा हो गया और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। नमस्ते चाचा जी, पहचाना आपने? नमस्ते बिटिया, अपने बच्चों को भी कोई भूलता है? उन्होंने सुधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। आप तो भूल गए हो, अगर याद होता तो घर नहीं आते क्या? अरे बिटिया, टाइम ही नहीं मिला, उन्होंने अफसोस जाहिर किया। कोई बात नहीं चाचा जी, अब तो चलना पड़ेगा आपको घर। नहीं बेटा, यहीं से निकलना पड़ेगा, फिर कभी आएंगे। वैसे भी सभी लोग मिल ही गए हैं यहाँ, उन्होंने चारों ओर देखकर कहा। नहीं चाचा जी, अब तो आपको चलना ही पड़ेगा। यह छोटी नहीं आई है, कम से कम एक बार छोटी से ही मिल लेना। नहीं बिटिया, हमारे लिए वह मर गई। जब उसे ही हमसे रिश्ता नहीं रखना तो हमें भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी विधवा को बाहर की दुनिया की ज़्यादा हवा लगना ठीक भी नहीं है। आप तो बाहर के नहीं हो, आप तो उससे मिल ही सकते हो। नहीं बिटिया, हम तुम्हारी वजह से एक बार को चल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं जाएंगे। उससे मिलना होता तो हम यहाँ ना आकर सीधे घर ही आते। वह तो बच्ची है, उसे समझ नहीं है, पर आप तो बड़े हैं, पिता हैं उसके, उसकी एक गलती को माफ़ नहीं कर सकते। उन्होंने सुधा की बात पर कोई जवाब नहीं दिया तो सुधा ने अपनी बात आगे जारी रखी। फिर भी आप मेरी खुशी के लिए ही सही घर चलना चाचा जी। ठीक है, चलेंगे, पर हम रुक नहीं पाएंगे, कल ही निकलना होगा। उन्होंने सिर आसमान की तरफ उठा दिया। ठीक है चाचा जी, मैं आपको रोकूंगी नहीं। ठीक है चाचा जी, मंजूर है, सुधा ने हंसकर कहा और उनसे परमिशन लेकर दूसरी तरफ चली गई। उनकी बातों से विनय का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर किसी तरह वह मुट्ठियों को भींचकर गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसकी बातों से उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह अपनी झूठी सियान के लिए कंचन की जिंदगी की भेंट आराम से चढ़ा देंगे, पर शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। पर बात तो करनी ही थी, उसका वहाँ एक मिनट काटना मुश्किल था। फिर भी जयमाला तक तो उसे रुकना ही था। वह दोबारा आकर आरती के पास बैठ गए। वह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि कंचन घर पर अकेली होगी। उसको परेशान देखकर आरती ने पूछा, आप परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं, विनय ने बात टाल दी। जयमाला की रस्म शुरू हो गई। लाल लहंगे और गोल्डन ज्वेलरी में सजी सीमा खूबसूरत लग रही थी। वहीं गोल्डन शेरवानी और सीमा के लहंगे से मैच करते दुपट्टे में वीर सिंह भी स्मार्ट लग रहा था। जैसे ही जयमाला के साथ फोटो सेशन शुरू हुआ तो विनय भी स्टेज पर चला गया। उसकी नज़रें जब वीर सिंह से मिली तो विनय ने उसे मुस्कुराकर बधाई दी। उसको मुस्कुराता देख वीर सिंह ने भी मुस्कुराकर थैंक्स बोला। विनय को मुस्कुराता देख
उसने मन ही मन सोचा, मेरा यकीन सही था कि वह दोनों इसको कुछ नहीं बताएंगी। चलो, इसे अभी तक तो कुछ नहीं पता, आगे का आगे देखा जाएगा। वहाँ का काम खत्म कर विनय सुधा के पास आया। दीदी, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, चला जा, पर संभल कर जाना, सुधा ने बोला। सुधा की अनुमति मिलते ही विनय ने बाइक ली और घर के लिए निकल गया। रास्ते में ही उसने कंचन के लिए कॉल की। हेलो कंचन, मैं वापस आ रहा हूँ। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।